हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम टूथ इरप्शन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टूथ इरप्शन के टॉपिक से यूनिवर्सिटी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट प्री इरप्टिव, इरप्टिव एंड पोस्ट इरप्टिव टूथ मूवमेंट्स और डिस्क्राइब टूथ इरप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली द थ्योरीज ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टूथ इरप्शन। Eruption is the process of an axial or occlusal movement of teeth। एक्सियल यानी टूथ की एक्सिस में, और ऑक्लूजल मूवमेंट होता है टीथ का फ्रॉम इट्स डेवलपमेंटल पोजीशन। डेवलपमेंटल पोजीशन कहाँ पे होती है? विद इन द जॉ टू इट्स फंक्शनल पोजीशन, और फंक्शनल पोजीशन कहाँ पे है? इन द ऑक्लूजल प्लेन। तो इरप्शन क्या होता है? एक एक्सियल और ऑक्लूजल मूवमेंट है टीथ का, कहाँ से कहाँ तक? डेवलपमेंटल पोजीशन जो कि विद इन द जॉ है, टू इट्स फंक्शनल पोजीशन जो कि ऑक्लूजल प्लेन में होती है। तो इरप्शन को एक्टिव टूथ इरप्शन और पैसिव टूथ इरप्शन टू में डिवाइड किया गया है। तो एक्टिव टूथ इरप्शन क्या होता है? एक्टिव टूथ इरप्शन को हम फिजियोलॉजिकल इरप्शन भी बोलते हैं। एक्टिव मूवमेंट ऑफ द टूथ, यानी कि एक्टिवली खुद टूथ मूवमेंट ले रहा है, कहाँ से कहाँ तक? डेवलपमेंटल पोजीशन से फंक्शनल पोजीशन तक। तो उसी को हम कहते हैं एक्टिव टूथ इरप्शन। सेकंड है पैसिव टूथ इरप्शन। अब इरप्शन हो चुका है, उसके बाद भी एक्सपोजर होता है मोर एंड मोर ऑफ क्लिनिकल क्राउन। क्लिनिकल क्राउन क्या होता है दोस्तों, पहले बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं साइड में डायग्राम लगा देता हूँ, उसमें देख लो। मोर एंड मोर एक्सपोजर होता है क्लिनिकल क्राउन का। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्टिव मूवमेंट तो हो चुका है। तो ये इसलिए हो रहा है ड्यू टू द एपिकल माइग्रेशन ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम। अब जंक्शनल एपिथेलियम क्या होता है? जंक्शनल एपिथेलियम अटैच्ड जिंजाइवा को सरफेस ऑफ टीथ से अटैच करता है। इसे आप देख सकते हो दोस्तों ओएमएम वाली वीडियो में, ठीक है। तो एक्सपोजर ऑफ मोर एंड मोर ऑफ क्लिनिकल क्राउन ड्यू टू द एपिकल माइग्रेशन ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम। अब अगर हम इरप्शन को डिफाइन करें तो क्या होगा? इरप्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लाइफ टाइम तक चलता रहता है, विच बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ टूथ जम। जिसमें टूथ आएगा उसी को हम कहते हैं टूथ जम। एंड एंड्स ओनली व्हेन टूथ इज लॉस्ट। जब टूथ लॉस्ट होगा तभी इरप्शन खत्म होगा और बिकम एनकाइलोज्ड। या तो टूथ लॉस्ट हो जाए या फिर एनकाइलोज्ड हो जाए, यानी कि जो टूथ जम है वो स्टिफ हो जाएगा, तभी इरप्शन का प्रोसेस रुकेगा। अब एक्टिव टूथ इरप्शन को तीन भागों में बांटा है। तो एक्टिव टूथ इरप्शन इज आर्बिट्रेरली डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट है प्री इरप्टिव फेज, सेकेंड इरप्टिव फेज, इरप्टिव फेज को हम प्री फंक्शनल फेज भी बोलते हैं, और थर्ड है फंक्शनल फेज। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। पहला फेज प्री इरप्टिव फेज। सबसे पहले क्या होता है? जब टीथ इरप्ट नहीं हुआ है उससे पहले टूथ जम्स का साइज स्मॉल होता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जो टूथ जम्स हैं इनका साइज बढ़ने लगता है। अब बढ़ने लगेगा और जॉस का साइज उतना ही है, तो क्या होने लगेगा? क्राउडिंग ऑफ टीथ। इसी को कंपेंसेट करने के लिए धीरे धीरे जो साइज ऑफ जॉ होता है वो भी बढ़ने लगता है। और जब ये बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? जब इंक्रीज होने लगेगा साइज ऑफ जॉ का, तो फिर ये अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्मॉल होते हैं टूथ जम्स, फिर क्राउडिंग ऑफ टीथ होती है टीथ जम्स के साइज के बढ़ने से, और फिर इंक्रीज साइज ऑफ जॉ की वजह से ये ठीक हो जाते हैं। तो यही है पहला फेज, प्री इरप्टिव फेज। अब इसी को हम थ्योरी में देखते हैं। प्री इरप्टिव फेज, इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसमें क्या होता है? पोजीशन ऑफ क्रिप्ट्स विद इन द जॉज करेक्टली डिटरमाइन होती है। अब क्रिप्ट्स क्या होते हैं? टूथ जम्स को ही हम क्रिप्ट्स कहते हैं, जिनमें टूथ आएगा। तो वही लिखा हुआ है, प्री इरप्टिव फेज मेड बाय डेसिडुअस एंड परमानेंट टूथ विद इन द जॉज टू पोजिशन द क्रिप्ट्स ऑफ द ग्रोइंग टीथ विद इन द जॉज करेक्टली। अब when deciduous tooth jumps first differentiate, they are extremely small and are accommodated within the jaws। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि जब डेसिडुअस टूथ जम्प्स डिफरेंशिएट कर रहे थे तो वो कैसे थे? एक्सट्रीमली स्मॉल और एकोमोडेट हो रखे थे विद इन द जॉज। पर जैसे जैसे टूथ जम्प्स का साइज रैपिडली बढ़ेगा तो क्या हो जाएंगे? दे बिकम क्राउडेड। अब उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या होगा? जॉज का साइज भी बढ़ेगा और हाइट भी इंक्रीज होगी। बट विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ जॉज द टूथ बर्ड्स मेक बॉडीली मूवमेंट करेंगे टू इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन देम एंड टू कीप पेस विद द ग्रोथ ऑफ जॉज। एक तो जॉज का साइज बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगी। अब
सुपीरियर बढ़ेगी या इंफीरियर, वो देखते हैं। विद इंक्रीज इन हाइट ऑफ जॉज टूथ बर्ड्स मूव। अब मैंडिबल में, यानी कि मैंडिबल में सुपीरियर बढ़ेगा टूथ बर्ड का हाइट, और मैक्सिला में इंफीरियरली। दोस्तों ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। टूथ बर्ड्स ऑफ परमानेंट टीथ। अब जब परमानेंट टीथ के टूथ बर्ड आएंगे, पहले कौन से टूथ बर्ड थे, डेसिडुअस के, अब टूथ बर्ड्स ऑफ परमानेंट टीथ, तो वहां पर क्या होगा, उस पोजीशन पर डेसिडुअस के प्रीडेसेसर्स होंगे, तो अब इन्हें हटाना पड़ेगा, तो उसी के लिए अंडरगो अ कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट ड्यूरिंग दिस फेज। अभी कैसे हटेंगे डेसिडुअस प्रीडेसेसर्स, द परमानेंट टूथ बर्ड्स, ये अराइज होते हैं लिंगुअली। लिंगुअली, जैसे मान लो ये लिंगुअल है, ये बकल है, तो जो परमानेंट टूथ बर्ड्स होंगे ये लिंगुअली अराइज करेंगे टू डेसिडुअस प्रीडेसेसर्स से। जैसे मान लो यहाँ पर अगर डेसिडुअस प्रीडेसेसर्स है, तो ये लिंगुअली अराइज करेंगे परमानेंट टूथ बर्ड, और फिर माइग्रेट करेंगे इन अ बकल डायरेक्शन, तो उससे क्या होगा, ये परमानेंट टूथ बर्ड पूरे के पूरे में आ जाएगा। सेकंड फेज है इरप्टिव फेज। अब इरप्टिव फेज को ही हम प्री फंक्शनल फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पूरा का पूरा टीथ है ये डेवलपमेंटल पोजीशन से फंक्शनल पोजीशन में जाता है, तो इसी को हम कहते हैं इरप्टिव फेज। सेकंड फेज इरप्टिव फेज और प्री फंक्शनल फेज। इसमें क्या होता है, टूथ का मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट ऑफ अ टूथ फ्रॉम इट्स पोजीशन विद इन द जॉ, यानी कि डेवलपमेंटल पोजीशन से टू इट्स फंक्शनल पोजीशन ऑफ ऑक्लूजन। अब इरप्टिव फेज का टाइम पीरियड कितना होता है, दिस फेज एक्सटेंड्स फ्रॉम टाइम द रूट फॉर्मेशन बिगिंस, जब से रूट फॉर्मेशन बिगिन होता है तब से कब तक, टिल द टूथ रीचेज द ऑक्लूजल प्लेन, जब तक कि ऑक्लूजल प्लेन तक टीथ ना आ जाए तब तक, उस वाले फेज को हम पूरे को कहते हैं इरप्टिव फेज। अब होता क्या है, एट बिगनिंग टीथ आर स्टिल क्राउडेड, स्टार्टिंग में तो टीथ स्टिल क्राउडेड ही होते हैं हमारे जॉ में, एंड इन अनफेवरेबल एक्सियल ओरिएंटेशन फॉर प्रॉपर इरप्शन, यानी कि जब टीथ का इरप्शन हो भी जाता है स्टार्टिंग में, तो ऐसा नहीं कि वो उसी टाइम पर प्रॉपर ओरिएंटेशन में होते हैं, नहीं, स्टार्टिंग में वो अनफेवरेबल ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये है अपर मोलर, ये मैक्सिलरी का मोलर है, तो इसका जो ऑक्लूजल सरफेस होगा वो प्रॉपर नहीं होगा ऑक्लूजन में, स्टार्टिंग में वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड होगा। और वहीं अगर आप मैंडिबल का मोलर देखोगे तो वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड होगा उसका ऑक्लूजल सरफेस। तो वही कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो टीथ होते हैं वो स्टिल क्राउडेड होते हैं, अनफेवरेबल एक्सियल ओरिएंटेशन में होते हैं, और वो धीरे धीरे फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन में जाते हैं इसी फेज में धीरे धीरे, पर स्टार्टिंग में वो क्राउडेड ही होते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ टूथ मूवमेंट द टीथ मेक एक्सियल मूवमेंट। अब यानी कि अपने जो ऑक्लूजल सरफेस को प्रॉपर ओरिएंटेशन में करने के लिए टीथ क्या क्या करता है, एक्सियल मूवमेंट करता है जो भी जरूरत होगी, टिल्टिंग करता है, रोटेशन करता है, किसके लिए, करेक्ट देयर पोजीशन के लिए। एक्सियल मूवमेंट इज रैपिड इनफ फॉर द टूथ टू ओवरटेक द ग्रोथ ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस एंड कम आउट ऑफ द जॉ। अब अगर टूथ को जॉ से बाहर निकलना है तो उसको एल्वियोलर प्रोसेस की जो ग्रोथ हो रही है उसको ओवरटेक करना पड़ेगा, तो उससे अपनी ग्रोथ को उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए एक्सियल मूवमेंट इतनी तो होनी चाहिए कि वो जो ग्रोथ हो रही है एल्वियोलर प्रोसेस की उसको वो ओवरटेक कर सके, ताकि वो कहाँ कम आउट कर सके, जॉ से। थर्ड फेज फंक्शनल फेज। दोस्तों इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि अब जो टीथ का जो फंक्शन है, यानी कि मेस्टिकेशन करना, वो सारा कुछ किस में इंक्लूड हो जाएगा, फंक्शनल फेज में। अब हुआ क्या था, इरप्टिव फेज में टूथ अपने प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ चुके थे, तो उसी को मेंटेन रखने का काम है इस फेज में, फंक्शनल फेज में। मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ इरप्टेड टूथ का ऑक्लूजन मेंटेन करने के लिए जॉज कंटिन्यू ग्रो करता रहता है ताकि क्राउडिंग फिर से ना हो जाए, और कंपेंसेट करता है इसी फेज में फॉर ऑक्लूजल एंड प्रॉक्सिमल टूथ वियर। होता क्या है, जब मेस्टिकेशन होता है तो जो टीथ के प्रॉक्सिमल सरफेस होते हैं, ऑक्लूजल सरफेस होते हैं, उनका वियर होता है। तो इस फेज में इन सब का, प्रॉक्सिमल सरफेस का, ऑक्लूजल सरफेस का जो वियर हो रहा है, इसको कंपेंसेट किया जाता है। वंस अ टूथ रीचेज इट्स ऑक्लूजल प्लेन, इट्स रैपिड एक्सियल और ऑक्लूजल मूवमेंट रुक जाती है। बट इरप्शन स्लोली कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, लेकिन धीरे धीरे तो जो इरप्शन है वो होता रहता है। क्यों, क्योंकि प्रॉक्सिमल और ऑक्लूजल सरफेस का तो वियर हो रहा है, तो धीरे धीरे इरप्शन होना पड़ेगा, तभी प्रॉपर ओरिएंटेशन में टीथ रह पाएगा। दिस इरप्शन इज टू कंपनसेट फॉर ऑक्लूजल वियर बाय एक्सियल मूवमेंट एंड लॉस ऑफ टीथ सब्सटेंस एट द कॉन्टैक्ट एरियाज।
नाउ वी डिस्कस थ्योरीज ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ। अब होता क्या है, जो ये इरप्शन ऑफ टीथ है ये अभी भी एक डिबेटेबल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो इरप्शन ऑफ टीथ होता है ये किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ये एक मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस है, इसलिए अभी भी स्टिल कंफ्यूजन परसिस्ट है। तो वही लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स अबाउट टूथ मूवमेंट इज स्टिल डिबेटेबल एंड एट्रीब्यूटेड टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। conflicting theories पर हैं to explain the eruptive tooth movement because eruption is a complicated multifactorial process in which a cause and effect are difficult to segregate। अब चार तरह की थ्योरीज हैं। फर्स्ट, बोन रीमॉडलिंग थ्योरी, सेकंड, रूट ग्रोथ थ्योरी, थर्ड, वेस्कुलर प्रेशर थ्योरी एंड फोर्थ, लिगामेंट ट्रैक्शन थ्योरी। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बोन रीमॉडलिंग थ्योरी। इसमें क्या होता है, सिलेक्टिव डिपोजिशन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ बोन ब्रिंग्स अबाउट इरप्शन। इरप्शन कैसे होता है, जहाँ पे डिपोजिशन की जरूरत है वहाँ पे डिपोजिशन होता है, जहाँ पे रिजॉर्प्शन की जरूरत है वहाँ पे रिजॉर्प्शन होता है, और उसी की वजह से इरप्शन हो जाता है। अब रिक्वायरमेंट फॉर डेंटल फॉलिकल टू अचीव बोनी रीमॉडलिंग एंड टूथ इरप्शन, यानी कि बोन का रीमॉडलिंग किसकी वजह से होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, डेंटल फॉलिकल। कैसे? फॉलिकल प्रोवाइड करता है सोर्स फॉर न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स। न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन देता है, डेंटल फॉलिकल एक सोर्स की तरह काम करता है न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स को प्रोवाइड करने के लिए। और कंडीट फॉर ऑस्टियोक्लास्ट थ्रू इट्स वेस्कुलर सप्लाई। ऑस्टियोक्लास्ट भी प्रोवाइड करता है थ्रू वेस्कुलर सप्लाई, और वेस्कुलर सप्लाई कहाँ से आती है, पल्प से। अब इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि tooth continues to erupt even after selective removal of pulp tissue from an erupting tooth। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या रखा था इसने कि डेंटल फॉलिकल ऑस्टियोक्लास्ट कहाँ से देता है, थ्रू इट्स वेस्कुलर सप्लाई से, यानी कि पल्प से। अब अगर हम पल्प को हटा दें, यानी कि वेस्कुलर सप्लाई को हटा दें, तो ऑस्टियोक्लास्ट आ ही नहीं पाएंगे। तो अगर हमने पल्प को हटा भी दिया उसके बावजूद भी टूथ कंटिन्यूज टू इरप्ट, इसका मतलब कुछ और है जो हेल्प कर रहा है टूथ के इरप्शन में, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड थ्योरी, रूट ग्रोथ थ्योरी। अब इस थ्योरी क्या कहती है, टूथ इरप्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट। ये थ्योरी कहती है कि अगर लेंथ बढ़ेगी रूट की तो जो क्राउन होगा वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। इट वॉज प्रेज्यूम, ये थ्योरी ऐसा मानती है दैट द इलोंगेटेड रूट एपेक्स एक्सर्ट करेगा प्रेशर ऑन बोन बिलो, यानी कि जो रूट के नीचे बोन होगी। अब अगर रूट इंक्रीज करेगा लेंथ में तो जो उसके नीचे बोन है वो उसको काउंटर फोर्स देगी, और उसी काउंटर फोर्स की वजह से टूथ ऊपर जाएगा और इरप्ट हो जाएगा, एंड विच इन टर्न प्रोड्यूस अ काउंटर फोर्स टू पुश द टूथ टुवर्ड्स द ओरल कैविटी। पर इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इट इज द क्राउन दैट मूव्स अवे फ्रॉम द रूट कॉजिंग एन इंक्रीज इन रूट लेंथ। रूट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता क्राउन को ऊपर भेजने के लिए, क्राउन रिस्पॉन्सिबल होता है रूट की लेंथ को बढ़ाने के लिए। और ये कैसे मालूम पड़ा, ये भी हम इस वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि क्राउन रिस्पॉन्सिबल होता है रूट की लेंथ को बढ़ाने के लिए। इलोंगेशन ऑफ रूट एक्चुअली कॉज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बोन। जो ये थ्योरी कह रही थी कि जो इलोंगेशन होगा रूट का उसके वजह से जो बोन होगी वो उसको काउंटर फोर्स देगी, काउंटर फोर्स तो नहीं, जबकि वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है बोन का। तो वही लिखा हुआ है, elongation of root actually cause reabsorption of bone below the apex and does not allow generation of a counter force। Third, if crown of a developing tooth is pinned, जो developing tooth है उसका क्राउन अगर हम पिंड कर दें सॉकेट में, उसके बावजूद भी रूट कंटिन्यूज टू इलोंगेट। कैसे? कैसे रूट कंटिन्यूज टू इलोंगेट? बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बोन। इवन रूटलेस टीथ भी इरप्ट कर रहे थे, इसलिए इन सारे रीजन की वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। अब अगली थ्योरी है वेस्कुलर प्रेशर थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि लोकल इंक्रीज इन टिश्यू फ्लूइड इन पेरीएपिकल रीजन इज सफिशिएंट टू मूव द टूथ। पेरीएपिकल रीजन में कुछ टिश्यू फ्लूइड होता है, उन्हीं में वो जब स्वेलिंग होती है उनमें जो प्रेशर बनता है वही सफिशिएंट होता है टूथ के इरप्शन के लिए। ग्राउंड सब्सटेंस कैन स्वेल बाय 50% विद द एडिशन ऑफ वाटर एंड अ डिफरेंशियल प्रेशर सफिशिएंट होता है टू कॉज टूथ मूवमेंट बिटवीन द टिश्यू बिलो एंड अबव एन इरप्टिंग टूथ। थ्रू वेस्कुलर प्रेशर कैन प्ले एन important role by generating an eruptive force।
फोर्थ थ्योरी है लिगामेंट ट्रैक्शन थ्योरी। अब देखो पहले इसका डायग्राम देखो आप, ये है फिब्रोब्लास्ट, ये पेरीअपेकल रीजन में से हमने एक स्लाइड निकाली है, इसमें ये है फिब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स और ये है ग्राउंड सब्सटेंस। कोलेजन फाइबर्स के पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जब भी जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट या स्वेल करते हैं, उसकी वजह से कोलेजन फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है और उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से टीथ का इरप्शन होता है। अब जो ये थ्योरी है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, क्यों? क्योंकि जब हम मान लो किसी ड्रग की हेल्प से अगर हम कोलेजन फाइबर्स को डिजनरेट कर देते हैं या फिब्रोब्लास्ट को डिजनरेट कर देते हैं तो टूथ का इरप्शन भी रुक जाता है, और इसी रीज़न की वजह से इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना गया। अब यही बातें अब सारी थ्योरी में देखो, सेल्स एंड फाइबर्स ऑफ लिगामेंट पुल द टूथ इनटू ऑक्लूजन। सेल्स एंड फाइबर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोर्स फॉर इरप्टिव टूथ मूवमेंट कहाँ पे रिसाइड करता है? पेरियोडोंटल लिगामेंट में। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ प्रोकोलेजन टू कोलेजन इन पेरियोडोंटल लिगामेंट एक कॉन्ट्रैक्शन होता है अबाउट 10%, किसमें? कोलेजन फाइबर्स में, एंड दिस कॉजेज अ ट्रैक्शनल फोर्स रिजल्टिंग इन इरप्टिव फोर्सेस। फिब्रोब्लास्ट विच आर इंटीमेटली इन कॉन्टैक्ट विद द कोलेजन हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है एंड दे ट्रांसमिट दिस कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स टू द कोलेजन टू कॉज टूथ इरप्शन। व्हेन, अब मान लो यही है कि जब व्हेन कोलेजन फॉर्मेशन को रोक दिया जाए विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स एंड फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी को रोक दिया जाए पीडीएल में, तो इरप्शन भी स्टॉप हो जाता है। इसी की वजह से एज ऑन टूडे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी लिगामेंट ट्रैक्शन थ्योरी को माना गया। अब इन सब का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही है कि जो टूथ इरप्शन है ये मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि जो लिगामेंट ट्रैक्शन थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है तो सिर्फ यही एक रीज़न होता है, नहीं, ये जो जितने में थ्योरीज पढ़ी कुछ ना कुछ इन्वॉल्व सबका थोड़ा बहुत पार्ट रहता है। इसलिए हम यही बोल सकते हैं कि टूथ इरप्शन इज अ मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस, ऑल फोर थ्योरीज वर्क टुगेदर। तो दोस्तों ये हुआ टूथ इरप्शन वाले टॉपिक पर पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।